Assalamualaikum class, this is the teacher Afsa Khan. What we're going to start today is the general equilibrium and economic welfare. So why do we need this approach? Actually होता यह है कि जिस वक्त कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे एक नहीं बहुत सी मार्केट्स हैं जो एक साथ हिट होती हैं, उस वक्त ये एक मार्केट को एक वक्त पे स्टडी करने से बेहतर होता है कि आप बहुत सी मार्केट्स को एक साथ एनालाइज करें। और वहाँ पर आता है एग्जामिनेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग मार्केट्स, और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी उसी वक्त आता है। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया गया ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सोसाइटी पहले तो डिसाइड करती है कि हमने हमारे जो इवेंट हुआ है उसके बाद हमारी एक मार्केट पे इफेक्ट हो रहा है, बहुत से मार्केट पे इफेक्ट हो रहा है। सेकेंडली वो एनालाइज करते हैं कि एफिशिएंसी और इक्विटी के ऊपर ये जो न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है उसका क्या इफेक्ट है। एफिशिएंसी जिस वक्त आप बात करेंगे कंजम्पशन या प्रोडक्शन दोनों में होती है, ठीक है। जिस वक्त आप बात करेंगे प्रोडक्शन में तो उसका मतलब है कि आप सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके पहले से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंजम्पशन एफिशिएंट उसी वक्त होगी if the goods cannot be allocated across people so that at least someone is better off and no one is harmed, कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाए बगैर आप सबको बेटर ऑफ कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसे होगी। अच्छा जी, अब हो गई आपकी एफिशिएंसी, इस तरह से अचीव की जा सकती है। लेकिन नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि एफिशिएंसी जो है वो एक साइंटिफिक क्वेश्चन है जिस पर सब लोग इत्तेफाक कर सकते हैं कि सेम रूल अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो इक्विटी है वो साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है। आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे कहा जाता है एफिशिएंसी कहते हैं कि हाउ an economic pie how can be bigger, how can you achieve a bigger economic pie with given resources available। लेकिन इक्विटी क्या होती है कि हाउ टू डिवाइड दिस पाई among the people of the society इक्विटेबली, यानी कि एक आप सबके पास इक्वल शेयर जाए, या इससे ऐसा हो कि ये ना हो कि चंद लोगों के हाथ में सारा जो इकोनॉमी में जो बेनिफिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चंद लोगों के हाथ में चले जाएं, बल्कि इस तरह से ये बेनिफिट्स जो हैं वो सारी इकोनॉमी के सारे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं इंसाफ के साथ, जस्ट और फेयर बिहेवियर के साथ। तो जिस वक्त इक्विटी की बात आती है उस वक्त डिसएग्रीमेंट सोसाइटी में आता है कि किस तरह से आपने किस चीज़ को ज़्यादा वेट देना है, किस चीज़ को कम वेट देना है। जिस वक्त आपने वेलफेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था या क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेशन या मोनोपोली होता है। उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, या प्रोड्यूसर सरप्लस था जो इंक्रीज हो रहा था। हम देख रहे थे कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गया था, लेकिन जो इकोनॉमिक पाई का बड़ा शेयर था वो किसकी पॉकेट में जा रहा था, प्रोड्यूसर्स की। और सोसाइटी की टोटल वेलफेयर थी वो सेम थी। तो सोसाइटी उस टाइम पर इनडिफरेंट हो सकती है कि एफिशिएंसी जो है उस लिहाज से, क्योंकि साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो एफिशिएंसी कह रही थी कि इकोनॉमिक पाई का साइज बड़ा हुआ है, और सब जो है इस पर इत्तेफाक कर रहे थे कि ये इस लिहाज से बेहतर है। लेकिन जहाँ इक्विटी की बात आती है वहां पर कंज्यूमर्स का नुकसान हो रहा था, प्रोड्यूसर्स का फायदा हो रहा था। तो वो लोग जो लॉबी करेंगे प्रोड्यूसर्स की साइड पर वो कहेंगे कि ये बेहतर है, लेकिन जो कंज्यूमर्स की बात करेंगे वो कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि उस सूरत में कंज्यूमर्स का नुकसान हो रहा था। इक्विटी के ऊपर डिसएग्रीमेंट आता है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दी है प्राइस सीलिंग की। उसमें क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस कर दी जाती है कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। कंज्यूमर्स के लिए होती है, लेकिन वो लोग जो कंज्यूमर्स को एडवोकेट करेंगे वो कहेंगे कि ये बेहतर है पॉलिसी। जो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो कहेंगे कि ये बेहतर नहीं है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, दोनों को इक्वल वेट दें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को, तो उसमें भी डिसएग्रीमेंट आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रूल सही है, कुछ कहते हैं गलत है। तो एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच में ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है। हमारे पास जो बेहतर रूल आता है वो कि किस तरह से इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक पाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एफिशिएंटली अचीव किया जाए, और इक्विटी के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वहाँ पर आता है परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। इसकी यहाँ से डेफिनेशन आपने जरूर करनी है। डिस्क्राइबिंग एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच दैट एनी रीएलोकेशन हार्म्स एटलीस्ट 1%। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा लेवल इक्विलिब्रियम का अचीव कर लेते हो कि इसके बाद या पहले
किसी भी आप पॉइंट पर जाए मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी न किसी शख्स का ज़रूर नुकसान करेंगे। तो ये वो पॉइंट जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम आता है या जिसे मूव करने पर किसी दूसरे का हार्म हो सकता है, उस पॉइंट को परेटो एफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो आपने अब इसकी डेफिनेशन करनी है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और इसका मकसद क्या है। ये आपने जो है अपना ऊपर वाला जो पैराग्राफ है यहीं तक आपने करना है। इसके बाद वो सारे डिबेट के अंदर जाते हैं, डिस्कशन है इसी टॉपिक के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने जो याद करने हैं वो ऊपर वाले पॉइंट तक है जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन भी आपके लिए काम आएगी। अब जनाब आपके पास आएगा नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम होता क्या। यहाँ पर टू डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और आपको यहाँ रीजन से मिलेंगे कि क्यों हम एक को दूसरे पर प्रेफर करते हैं और किस हद तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा जी, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है जिसमें आप एक वक्त में एक ही मार्केट को आइसोलेशन में देखती हो कि वहाँ पर किस तरह से इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है या उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको स्टडी किया जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें आप एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आप बहुत सी मार्केट्स हैं जिनको एक साथ एनालाइज करते हो, उनका स्टडी उनको एक साथ किया जाता है। फिर कहते थे क्या लॉजिक है कि आप सारी मार्केट्स को स्टडी नहीं करने लग जाते, एक चेंज आता है आप चंद मार्केट्स हैं जिनको स्टडी करते हो। ठीक है, सेवरल को कर सकते हो लेकिन ऑल मार्केट्स को एक साथ स्टडी नहीं करते। उसका ये रीज़न होता है कि अगर तो मैं एग्जांपल आपको खुद से चेंज कर सकते हैं कि अगर तो कोल्ड ड्रिंक जो है उसकी प्राइसेस में चेंज आ रहा है, सपोज पेप्सी की प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उसके लिए आप बाकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, आप उसकी मार्केट को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आप 8 10 12 मार्केट्स हैं जो ऐड कर सकते हो अपने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। लेकिन आप कोई कुर्सियाँ बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वालों की फैक्ट्री या सीमेंट बनाने वालों की कोई मार्केट है या गंदम की मार्केट है, उसको आप इस एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनाओगे। इसीलिए जनरल इक्विलिब्रियम जो है उसको सोच समझ के एक्सटेंड किया जा सकता है कि आपने उससे रिलेटेड जो इफेक्टेड हो रही होंगी उन्हीं मार्केट को अपने एनालिसिस में लेकर आना है। ठीक है, तो इस वजह से इसका दायरा कार भी अनलिमिटेड नहीं होता कि आप सारी दुनिया की मार्केट्स इकट्ठी डिस्कस करना शुरू कर दो, सिर्फ रिलेटेड एरियाज को देखते हैं। ये आपका ऊपर के पैराग्राफ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मार्केट्स के क्लोजली रिलेटेड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जिनके आपने भी आगे फील्ड में जाना है, आप भी इकोनॉमिस्ट बनेंगे या आप एमफिल की तरफ जाएंगे, जब आपने अपना थीसिस करना है रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आपको पता होगा कि मेरा टारगेट एरिया क्या है और कितना आपका जो रिसर्च का दायरा कार है वो वसी हो सकता है, कितने एरियाज हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं जिनको आपने स्टडी में लेकर आना है। तो वो कह रहे हैं कि वो मार्केट्स आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं जिसमें एक में प्राइस चेंज आता है तो दूसरी में प्राइस चेंज भी आएगा, उसके रिस्पॉन्स में चेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर टी में अगर प्राइसेस में चेंज आएगा तो कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंज आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्राइसेस रिलेटेड है, ये दो मार्केट्स रिलेटेड है। लेकिन अगर कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसका कुर्सियाँ या सीमेंट की जो मार्केट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, तो आप उसकी स्टडी जो है उसको एक्सक्लूड कर देते हो उस मार्केट्स को। लेकिन अब जनरल मार्केट के अंदर, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर आप उन मार्केट्स को लेकर आते हो सिर्फ जो रिलेटेड होती हैं जिसमें प्राइस में चेंज आ रहा होता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट उस वक्त भी इंटरलिंक्ड हो सकते हैं जिस वक्त में एक जो प्रोडक्ट है वो एक मार्केट में आउटपुट हो और दूसरी में इनपुट हो। जैसे कि कंप्यूटर की चिप्स बनाने वाली जो चिप्स हैं कंप्यूटर को, अगर वो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है कंप्यूटर, उसकी मार्केट में कंप्यूटर भी जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, जो कि स्पिल ओवर होता है कि वो जो बढ़ता जाता है कि एक मार्केट में चेंज आने से उसका जवाबन इफेक्ट आया दूसरी मार्केट में और फिर ये इंक्रीज होता जाता है और ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है कि एक चीज़ की कीमत आती है तो उसके रिएक्शन में दूसरी की चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है। तो इसे कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट या चेन रिएक्शन है जो शुरू हो जाता है इफेक्ट्स का। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अगर कोई आपसे पूछे कभी ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, किसी भी तरह से आए कि स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है या चेन रिएक्शन क्या होता है जो जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो। ये अब आपने यहीं तक करना था और अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, इसके आगे वाले टॉपिक्स नहीं करने।